हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के डेली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। बाण थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बाण थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के बिहार राज्य में स्थित है। हाल ही में देखिए भारत के यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने बिहार में एनटीपीसी के द्वारा बनाए गए बाण सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। तो कहाँ पर स्थित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बाण थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 3300 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में इसके इनॉग्रेशन के बाद अभी वर्तमान में ये 2640 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। इस मेगा पावर प्रोजेक्ट को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 1980 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों को विकसित किया गया और दूसरे चरण में 1320 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 2 इकाइयों को विकसित किया गया है। इस तरह से ऑल ओवर पूरे पावर प्रोजेक्ट की अगर विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो ये 3300 मेगावाट है। इजीली समझ में आ जाता है। यहाँ पर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी गंगा नदी से मिलेगा और कोयला सेंट्रल कोल्ड फील्ड उपलब्ध करवाने वाला है। अब अगर हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें कि ये पावर प्रोजेक्ट क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट में ऊर्जा का उत्पादन कोयले और पानी को यूज करके किया जाता है। भारत के पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ पर हम बाण थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो कि 3300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला एक बहुत ही अच्छा पावर प्रोजेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष की बात करें तो ये सेबेस्टियन कोए हैं, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बुडापेस्ट में आयोजित 54 विश्व एथलेटिक्स कांग्रेस में एक बार फिर से सेबेस्टियन कोए को वर्ल्ड एथलेटिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए 2015 में भी इन्हें विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2015 से यही विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं। और अब एक बार फिर से ब्रिटेन के सेबेस्टियन कोए को विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए हाल ही में 4 वाइस प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया गया, जिनमें से एक इंडियन है जिनका नाम है एडिले सुमारीवाला। एडिले सुमारीवाला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिन्हें विश्व एथलेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य अन्य देशों से आते हैं। इंडियन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको इंडियन का नाम बता दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्ल्ड एथलेटिक्स क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन करवाने वाला एक इंटरनेशनल निकाय है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1912 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। अक्टूबर 2019 से पहले इस संस्था को IAAF मतलब इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। अब इसे 2019 के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है और सेबेस्टियन कोए अब इसके एक बार फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे आइए, हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए इंडियन कुश्ती प्लेयर प्रिया मलिक ने हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। इस साल 2023 में देखिए ये 46 अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप है फ्रेंड्स। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है?
तो इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए, प्रिया ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी की लॉरा सेलाइन को हराकर इस गोल्ड मेडल खिताब को हासिल किया। प्रिया मलिक अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। इससे पहले पिछले साल 2022 में बुल्गारिया में 45 वर्ल्ड अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो अंतिम पंघाल इस टूर्नामेंट में पिछले साल गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी थी और अब दूसरी महिला कुश्ती प्लेयर प्रिया मलिक बन गई है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमने मोहित कुमार को डिस्कस किया था। इन्होंने देखिए हाल ही में 46 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो मोहित कुमार के बाद अब 76 किलोग्राम भार वर्ग में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली भारत की प्रिया मलिक बन गई है। इस प्रतियोगिता या चैंपियनशिप का आयोजन 14 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक जॉर्डन के अम्मान में किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में इस साल 30 भारतीय पहलवान भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा, सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अबुआ आवास योजना, जो कि गरीबों को आवास देने से संबंधित है, भारत के झारखंड राज्य में शुरू की गई है। आंसर ए हो जाएगा। संथाली भाषा का एक शब्द है अबुआ। इसका मतलब होता है हमारा या अपना, और आवास का अर्थ आप सभी जानते हैं, ये होता है घर। मतलब हमारा घर इस योजना का नाम है हिंदी में, जिसे संथाली भाषा में अबुआ आवास योजना के नाम से जाना जाता है। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत झारखंड में की है। इस योजना के द्वारा अगले 2 वर्षों में राज्य के जितने भी गरीब जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें 3 कमरों का घर उपलब्ध करवाया जाने वाला है। राज्य में इस योजना की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आने वाली है। तो अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा झारखंड की अदर स्कीम्स की बात करें तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना, ये सभी झारखंड राज्य की अदर स्कीम्स है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय रेलवे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देखिए बेंगलोर में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसे बेंगलोर में स्थापित किया गया। इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को देखिए IIT मद्रास ने डिज़ाइन किया है। अब ये 3D प्रिंटेड होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, 3D प्रिंटिंग निर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर 3 डायमेंशनल वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के माध्यम से 3 डायमेंशनल डिजिटल डिज़ाइन बनाई जाती है और उसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कैजुअली अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आप सभी जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग का काफ़ी जगह पर उपयोग किया जा रहा है। जैसे देखिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अलग अलग जगह पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हमारा क्वेश्चन भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से है जिसका निर्माण भारत के बेंगलुरु में किया गया है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश ईरान को डिस्कस कर लेते हैं। ईरान की बात करें तो इसकी कैपिटल तेहरान है और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा रियाल है। इब्राहिम रईसी वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और इराक, ये सभी ईरान के पड़ोसी देश हैं। ईरान में वर्तमान में 26 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें लूट डेजर्ट, ट्रांस ईरानी रेलवे, बॉम शहर और तख्त ए सुलेमान शामिल है। ईरान में स्थित बंदरगाह, जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है, इसे देखिए भारत के द्वारा विकसित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में ये हमें देखने को मिला है। इस बंदरगाह की मदद से भारत अफगानिस्तान और ईरान के अन्य पड़ोसी देशों से व्यापार कर पाएगा। होर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी को जोड़ती है। कारून नदी ईरान की सबसे लंबी नदी है और माउंट दामावंद ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये ऐसे फैक्ट है जो कि हमें ईरान से पूछे जा सकते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है।
वीडियो पॉज करके एक बार सभी फैक्ट पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आगे आइए, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया जा रहा है। चीन के बीजिंग में 16 से लेकर 22 अगस्त तक वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जाएगा। चीन में आयोजित इस रोबोट कॉन्फ्रेंस में देखिए, चीन के 160 और विदेश के लगभग 600 रोबोट की प्रदर्शनी को शामिल किया गया है। उद्देश्य आप सभी समझ जाएंगे, रोबोटिक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और रोबोटिक्स का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में किए जाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया जा रहा है। भारत के प्रमुख रोबोट की बात करें तो व्योम मित्र इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मंगल मिशन में भारत की सहायता करने वाला है। नागद्वारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नागद्वारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नर्मदापुरम। पहले इसे होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। यहाँ पर एक नाग महाराज का मंदिर है। इसी मंदिर पर सावन के महीने में नागद्वारी मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य पूछा गया है तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में इस मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। सतपुड़ा पर्वत के दुर्गम रास्तों से, पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए श्रद्धालु इस मंदिर में नाग देवता के दर्शन करते हैं। तो नागद्वारी मेला मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एमपी के अदर मेले की बात करें तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो कि उज्जैन में शिप्रा के तट पर आयोजित किया जाता है। संत सिंगा जी का मेला एमपी के खंडवा में, महामृत्युंजय का मेला एमपी के रीवा जिले में और जल बिहारी का मेला एमपी के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में UDGAM पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसे RBI के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में UDGAM के नाम से जाना जाता है। इस पोर्टल को RBI के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो देखिए, काफ़ी सारे बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा पैसा जिस पर कोई भी दावा नहीं कर रहा, या फिर दावा करने वाला या जिसका पैसा है डिपॉजिट में, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनके परिजन व्यक्ति के पैसे के बारे में नहीं जानते। तो इस तरह से वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। इसका पता लगाने के लिए RBI ने UDGAM पोर्टल को लॉन्च किया है। जितने भी बैंक हैं अपने यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी इस पोर्टल पर RBI को प्रोवाइड करेंगे। अभी तक देखिए 7 सरकारी बैंक जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बैंकों ने अपने यहाँ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी इस पोर्टल पर दे दी है। आगे चलकर 15 अक्टूबर 2023 तक इसे अन्य बैंकों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया कि इस पोर्टल को क्यों बनाया गया है। तो UDGAM पोर्टल को RBI के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। मुख्यालय की बात करें तो RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, जो कि RBI के राष्ट्रीयकरण के समय मतलब 1949 के समय भी RBI के गवर्नर थे। भारत की आज़ादी के समय भी CD देशमुख ही RBI के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो भारत का ऐसा पहला राज्य गोवा बन गया है फ्रेंड्स, जहां पर देखिए फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाने वाला है। गोवा राज्य में फ्री IVF ट्रीटमेंट की शुरुआत गोवा के CM प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बॉम्बोलिम से की है। अब देखिए, IVF के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में एग और स्पर्म को मां के गर्भ के बाहर विकसित किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को IVF कहा जाता है और इस तरह तैयार भ्रूण को फाइन प्लास्टिक ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय में प्रतिरोपित किया जाता है। यह तकनीक IVF तकनीक के नाम से जानी जाती है।
भारत में पहली बार निःशुल्क IVF ट्रीटमेंट गोवा राज्य प्रदान करने वाला है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास लिया है? तो वहाब रियाज पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2020 में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेला था। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अभी तक 27 टेस्ट, 92 वनडे और 36 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है वहाब रियाज, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए हमने 19 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान को आगे बढ़ाते हैं। कल के सेशन में भी हमने कुछ शोध संस्थान को डिस्कस किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत के हैदराबाद में स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के कोलकाता में है। इसके बाद केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, गुड़गांव में स्थित है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। तो ये भारत के कुछ अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिनके मुख्यालय या कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर्स हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं भारत के मोहित कुमार। ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये राजा बली के सम्मान में केरल राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। PM ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी? तो PM ई बस सेवा योजना के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाने वाली है। UEFA चैंपियंस लीग 2023 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल को एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आगे आइए, हाल ही में VS अरुणाचलम का निधन हो गया। ये DRDO के पूर्व महानिदेशक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया है, जिसे 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र या ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। लास्ट है, आर्थर C क्लार्क पुरस्कार नेड ब्यूमन को दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सेशन के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज के इसी सेशन से है। क्वेश्चन सुनिए, विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।